प्रणाम दोस्तों। आज अपने अनुभवों की इस श्रृंखला में मैं आपको किसी लेपर्ड के मारने का घटनाक्रम नहीं सुनाने जा रहा हूं, बल्कि आजकल उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में अनेक जगह आदमखोर गुलदारों का जो आतंक है, उस आतंक में उन गुलदार टाइगर से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में कुछ अपने अनुभवों के हिसाब से मैं सावधानियां बताने चाह रहा था, ताकि यदि इस वीडियो को देख के कुछ लोग इन सावधानियों को अपने जीवन में उतारे तो कुछ हद तक ये घटनाएं कम हो सकती है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग अपने निकटतम जो क्षेत्र प्रभावित हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, किसी के ये वीडियो काम आए और बच्चों की जान बच सके या किसी मानव की जान बच सके। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं लेपर्ड और टाइगर के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा था लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच आदि जगह कहीं लेपर्ड, कहीं टाइगर और कहीं लकड़बग्घों का आतंक है। उत्तराखंड में टिहरी जनपद के देवप्रयाग और टिहरी जनपद के 11 गांव हिंदाओं में इससे पहले 2 बच्चों पे हमला हुआ और दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो यदि ये वीडियोज उन तक पहुँचे तो क्या पता उन्हें कुछ सहायता मिले। वैसे देवप्रयाग में जो खंड शिक्षा अधिकारी बेबनी जी हैं, उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और मैंने यहाँ से किस प्रकार बच्चे इन आदमखोर गुलदारों से बच सकते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा अपना बचाव तरीके और उनके व्यवहार के बारे में बेबनी जी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। और उन्होंने सारे विद्यालयों में इसे भेजा ताकि बच्चे इसमें से कुछ भी सावधानियां करें तो वो बच सकते हैं। दोस्तों, लेपर्ड और टाइगर ये बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं। कोई शरीर में बड़ा, कोई शरीर में छोटा, परंतु शिकार करने के तरीके सबके एक जैसे हैं। सबसे पहले मैंने लेपर्ड के साथ 24 साल अपने गुजारे हैं। उन्हीं अनुभवों के हिसाब से मैं इसके व्यवहार और बचाव के तरीकों के बारे में बात करूंगा। गुलदार, लेपर्ड को गुलदार क्यों कहा जाता है उत्तराखंड में, इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गुलदार न करके लेपर्ड कहें। लेपर्ड के शरीर पे जो काले धब्बे या जो बूटे होते हैं, वह इसको जमीनी छुपाव देते हैं और इन्हीं काले फूलदार बुट्टों के कारण इसको गुलदार कहा जाता है। टाइगर के शरीर पे काले रंग की धारियां होती हैं। जगुआर के शरीर पर काले रंग के डिब्बे टाइप में ये बन जाते हैं। और बिल्ली में अलग अलग प्रकार की बूटे, किसी का पूरा एक कलर चेंज हो जाता है, तो वो अलग अलग चीज़ है। शिकार करने के लिए लेपर्ड जिन तरीकों का प्रयोग लेपर्ड करता है, उसी को अध्ययन करने के बाद जो छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वारफेयर जो है, वो इसी के व्यवहार पे उसका श्री गणेश हुआ। ठीक इस प्रकार गुलदार
हर कार्य करता है, हर शिकार में जो पैतरे अपनाता है उसको छापामार युद्ध या गोरला वारफेयर या जो भी आप कहें वो इसी से लिया गया है। सबसे पहला गुण इसका है, यह हमेशा अपने शिकार पर पीछे से ही वार करता है। टाइगर का भी वही है, परंतु टाइगर या लेपर्ड में आप कहेंगे कि कभी अचानक आपको कोई मुठभेड़ हो जाती है कहीं पे और वहाँ पे कोई टाइगर या लेपर्ड किसी पे हमला करता है तो वो उसके शिकार वाले तरीकों में नहीं आता है, बल्कि वह अपने बचाव के लिए ये प्रक्रिया करता है। अक्सर यदि वो घात लगाकर हमला कर रहा है तो वो हमेशा पीछे से ही वारदात करेगा। दूसरी बात, लेपर्ड हमेशा अपने से कमजोर पे ही हमला करता है। जब तक इसका साहस नहीं बढ़ता है तब तक ये अपने से कमजोर पे ही हमला हमेशा करता है, यानी बच्चे और औरतें। हाँ, यदि कोई आप कहेंगे कि किसी लेपर्ड ने एकदम बड़े आदमी को मार दिया, वो स्थिति अलग है। कोई शराबी यदि किसी सड़क पे लेट जाए और लेपर्ड वहाँ से जा रहा है तो उस शराबी की स्थिति तो किसी बच्चे से भी कम है ना, तो वो चीज़ अलग है। परंतु अक्सर देखा गया है कि लेपर्ड अपने से कमज़ोर पे हमेशा हमला करता है और जो शक्तिशाली होगा उससे हमेशा दूर भागता है। यानी कोई पुरुष जो है वो बिलडॉल है और यदि आदमखोर लेपर्ड भी उसके बगल से निकल रहा है और वो देख रहा है कि मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा तो वो हमेशा उसको छोड़ देगा। यानी उसको अपने शरीर को क्षति किसी भी प्रकार से लेपर्ड ये सोचता है कि मेरे शरीर को क्षति न पहुंचे, इसलिए लेपर्ड हमेशा अपने से कमजोर पे अटैक करता है, जिसमें महिला और बच्चे नंबर 1 पर आते हैं। दूसरा, वह उस पे अटैक करेगा जिसको उसे मारना सरल होगा। यानी कोई बच्चा है तो उसके गले तक पहुंचना उसको सरल हो जाएगा, या कोई महिला झुकी है तो उसके गर्दन पे पहुंचना उसको सरल हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि कोई पुरुष है और वो डिलडॉल है और वो बिल्कुल एकदम झुका हुआ है, और झुकने का मतलब ये है कि लेपर्ड यदि उस पर अटैक करता है तो वो उसकी गर्दन तक पहुंच सकता है, आसानी से पहुंच सकता है, तो उस पर अटैक हो सकता है। यानी जिसके गर्दन पे पहुंचना उसके लिए आसान होगा उस पर भी लेपर्ड अक्सर हमला करता है। तीसरी बात, लेपर्ड हमेशा अपने शिकार करने के तरीकों में एक बहुत बड़ी जो तरीका है उसका, वो किसी भी हमले को अंजाम देने से पहले उसका पूर्ण निरीक्षण कर लेता है। यानी किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर वो उस जगह को पूरा उसका निरीक्षण कर लेता है, जिसको जहाँ पे वो बैठा होगा उस जगह को हम प्री एक्शन आरवी के नाम पे भी कह सकते हैं। यानी एक्शन करने से पहले वो जहाँ से बैठ के उस जगह का निरीक्षण कर रहा है वो प्री एक्शन आरवी हुई। यानी वो देखेगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से जाके इस जगह से इस पे हमला कर सकता हूँ, और उसके बाद वो वहीं से बैठे हुए एक अपने आक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए आक्रमण के बाद में शिकार को लेके कहाँ जाऊंगा उस चीज का भी एक मैप, रोड मैप ये अपने माइंड में पहले ही बना लेता है। अक्सर देखा गया है कि लेपर्ड किसी शिकार को उठा के हमेशा नीचे की ओर भागता है, परंतु जब नीचे की ओर कोई इस प्रकार की बाधा उसको हो कि नीचे कोई बस्ती हो, नीचे कोई रोड हो, तो वो उस शिकार को वहाँ नहीं ले जा पाएगा। इसलिए उसका रोड मैप वो पहले ही अपने माइंड में बना लेता है। मैं आपको बॉडी का एक केस बताऊं।
एक कोई महिला स्कूल में 4th क्लास के पद पे कार्यरत थी। उसका बेटा और वो दो ही आदमी थे। ये फिरकू पौड़ी का वाकया है। बेटा शाम के समय गांव पे चले गया बैठने दोस्तों के साथ, और माँ घर पे खाना बना रही थी। उनका जो किचन था बिल्कुल वो सीमेंटेड मकान था। किचन बिल्कुल खुला हुआ था, यानी जैसे ये मकान के दरवाजे हैं और इस साइड इसका किचन था, ये बाकी ये बरामदा था। तो उसने चूल्हे पे दाल रखी और उसके बाद वो बाहर आई। बाहर आने के बाद वो शायद कोई वर्क कर रही थी, परंतु गुलदार उसको बहुत देर से रीड कर रहा था। अतः गुलदार आया और लेपर्ड ने उसको हमला कर दिया। हमला करके वो उसको ले गया खींच के तुरंत। तो हमला करने के बाद वहीं पे एक खेत पे वो तुरंत उसको ले गया, परंतु उसके नीचे 2 खेत के बाद वहाँ रोड थी, यानी मुख्य मार्ग था। इसलिए गुलदार को ये मालूम था कि यदि मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो रोड पे कोई भी आवत जावत आ सकती है, गाड़ी आ सकती है, इसलिए उसको शिकार ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने उसको उस खेत से सीधे ले गया, और सीधे ले जाने के बाद उसके बाद भी पली तरफ जो नाला था, उस नाले के पली तरफ मकानें थी, वहाँ उसको ले जाने में प्रॉब्लम थी। इसलिए उसने उसको सीधा स्ट्रेट कम से कम 20 मीटर उसको ऊपर, दूसरी जगह से ऊपर खींचा, और उसके बाद तब उसको जंगल की ओर ले गया। यानी उसने उस औरत को ले जाने का जो रोड मैप था वो पहले ही बना दिया था। यदि गुलदार इस प्रकार से हमला नहीं करेगा तो हपड़ तपड़ में वो यदि पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद वो सीधे नीचे ले जाता और उसी समय कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती तो उसको गाड़ी को देख के भागना पड़ता, तो उसका शिकार तो छूट जाता ना। इसलिए वो अपनी पूरी प्री प्लानिंग के साथ ही हमेशा हमला करता है। चौथा, गुलदार जब कहीं पे किसी शिकार के उस पे बैठा हुआ है कि किसी शिकार का वेट कर रहा है, तो वो घंटों उस शिकार के इंतजार में बैठ सकता है एक ही स्थान पर। और यहाँ तक देखा गया है कि गुलदार एक स्थान पे 9 घंटे तक बैठ सकता है। यदि उसको पूर्ण आश्वस्त है, वो उससे उसकी पूरी रेखी कर रखी है और उसको मालूम है कि ये कभी न कभी बाहर आएगा या इसको मैं अपने कब्जे में ले सकता हूँ, तो उसके लिए वो 9 घंटे तक बैठ सकता है। पिछले दफे 2020 में एक लेपर्ड अल्मोड़ा जनपद में सक्रिय हुआ था। तो वो अनेक जगह पे वारदात करने के बाद उसको परमिट भी जारी हो गया था। लास्ट में उसको आशीष दास गुप्ता वाली टीम हिमाचल ने मारा था। तो जब वो गुलदार कहीं से उसने जब रेकी कर रहा होगा तो उसने देखा कि एक मकान है, उस मकान पे एक महिला अकेली है और वही मूवमेंट कर रही है। तो जब उस गुलदार ने उस महिला का शिकार किया तो वो शाम से लेकर सुबह तक वहीं बैठा रहा, और जब वो सुबह वो महिला अपने कमरे से बाहर निकली तो तब उसने उसका शिकार किया। तो आप लगा लो वो पूरे शाम से लेकर सुबह 12 घंटे तक उस क्षेत्र पे वहीं पे बैठा रहा। और दोस्तों, जहाँ इस प्रकार की घटना होती है वहाँ लगभग आदमखोर जो गुलदार होता है वो लगभग 1 दिन पहले देखा जाता है। लगभग यदि किसी ने बारीक से उसको देखा है तो लगभग 1 दिन पहले वो उस एरिया पे दिखाई दे सकता है और देता है, क्योंकि उत्तरकाशी का आदमखोर जो होगा उसने जहाँ जहाँ घटनाएं की वो उससे पहले 1 दिन उस एरिया पे देखा गया था और उसके बाद वो दूसरे दिन वारदात करता है। यानी वो गुलदार उस जगह की रेखी के लिए किसी जगह का चयन, प्री एक्शन आरबी का चयन कर रहा है और उसके बाद वो अपना आक्रमण कर रहा है। नरभक्षी गुलदार बहुत चतुर और चालाक हो जाता है। यह मानव की गलतियों के कारण या मानव के व्यवहार के कारण हर चीज़ उसकी रीड करने लगता है और उससे ये सीखता जाता है।
या ऐसे भी आप लगा लें, यदि हम किसी गुलदार को मारने के लिए बैठे हुए हैं और हमारी गलती के कारण या मिसिंग फायर के कारण हमारी मचान को एक बार गुलदार ने देख लिया है, तो वो गुलदार फिर उस चीज़ को अपने माइंड में रख कर उसको अपने व्यवहार में लाता है और उसके बाद वो कभी भी शिकार पे आएगा तो सबसे पहले उसके चारों ओर की रेखी कर लेगा कि कहीं यहाँ मचान तो नहीं बनी हुई है जो उसने उस दिन देखी थी। तो इस चीज़ को वो रीड कर लेता है। नरभक्षी गुलदार इतना समझदार होता है कि उसका जो माइंड है वो आदमी से 4 गुना तेज काम करता है और वो 4 गुना तेज उससे ज़्यादा सोचता है। वह प्रत्येक हमारी आवाज़ और हमारे गाड़ी की आवाज़ का विश्लेषण कर सकता है और उसको पहचान सकता है। इसी में विश्लेषण, आवाज़ का विश्लेषण के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद अल्कोहली मैनीटर जब मेरा अनुभव आप लोगों के पास आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि एक गुलदार ऊंचे टीले पे बैठा हुआ कुछ लोगों को जाते हुए उनकी आवाज़ों को सुन रहा है और उस दूर बैठे गुलदार या वो दूर बैठा हुआ लेपर्ड उसमें से उन आवाज़ों में से आवाज़ों का विश्लेषण करने के बाद उस आदमी को ट्रैक करता है जिसने शराब पी हुई है। तो आप लगा लीजिए ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये तो कंप्यूटर ही कर सकता है या लेपर्ड ही कर सकता है। तो उन आवाज़ों का विश्लेषण करने के बाद वह लेपर्ड शराब पिए हुए आदमी को चिन्हित करता था कि इसकी ये आवाज़ है और ये आदमी ये है और अब इसका ही शिकार करना है। और उसने 16 व्यक्तियों का शिकार किया और 16 के 16 शराबी थे और सबसे पहले वो उनके स्टोमच से उनकी शराब पी लेता था, तब उनका मांस खाता था। तो आप लगा लीजिए किसी साउंड का विश्लेषण करना इंसान के बस की बात तो नहीं, केवल लेपर्ड की बस की बात है। दोस्तों और भी बहुत सारे व्यवहार हैं, परंतु और जो सामान्य व्यवहार हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य व्यवहार तो लगातार सभी लेपर्डों के एक जैसे होते हैं, परंतु कुछ जो विशेष व्यवहार जो हो जाते हैं किसी लेपर्डों के, उनका विश्लेषण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं अब इस लेपर्ड से या आदमखोर लेपर्ड से या आदमखोर टाइगर से कैसे बचे। दोस्तों लेपर्ड के व्यवहार और टाइगर के व्यवहार में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, परंतु ये देखा गया है कि लेपर्ड हमेशा अधिकतर घर पे आके हमला करता है, जबकि टाइगर घरों पे कम हमला करता है, बल्कि इसमें मनुष्य स्वयं उसके क्षेत्र में जाता है तभी वो हमला करता है। दूसरी बात टाइगर में ये है कि टाइगर अपने ताकत के बल पर ही शिकार कर लेता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने से शक्तिशाली तो टाइगर ही है, उसके लिए मनुष्य तो बहुत कम है। अब हम ये सोचें कि वो भी छोटे बच्चों से स्टार्ट हो, ये चीज़ नहीं है। टाइगर अपने शरीर के हिसाब से वारदात कर लेता है। वही चीज़ गुलदार में भी है। यदि गुलदार का शरीर बड़ा है और तो वो किसी भी बड़े मनुष्य को पहले भी मार सकता है। दोस्तों उत्तराखंड में हर वर्ष 2000 से 2012 तक लगभग 24 बच्चों को गुलदार द्वारा हर साल मारा जाता था औसतन, परंतु अब ये संख्या लगभग आधे से कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गुलदारों की संख्या कम हो गई है। अब यहाँ पे जो फैसिलिटियाँ मिली,
जो रोड बनी, जो पक्के मकान बने, जो शौचालय बने, उनके द्वारा जो गुलदारों का हमला है वो थोड़ा कम हुआ है। पहले विद्यालयों में भी शौचालय नहीं थे, न घरों पे शौचालय थे। उन शौचालयों के कारण लोगों को जो बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, उससे भी बहुत सारी घटनाएं होती थी। परंतु अब ये घटनाएं थोड़ा कम हो गई हैं। गुलदार या लेपर्ड सबसे ज़्यादा जो हमला, जो इसका प्राइम टाइम है, वो है शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच। उस समय कोई भी आदमखोर, जो पहले आदमखोर था या अब बन रहा है, वो बस्ती पे आके छोटे बच्चों को टारगेट करता है। मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के अधिकतर जो पुरुष है वो सेना में है। बाकी कोई सिविल जॉब पे भी बाहर है, रोजी रोटी के लिए बाहर है, और जो लोग घर पे भी है वो दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद शाम को ही घर आते हैं। उस समय घर पे जो उनकी माँ होगी बच्चों की, वो अधिकतर उस टाइम पे गाय भैंसों के चारे के लिए, गायों को दूहने के लिए, भैंसों को दोहने के लिए अपनी गौशाला पे होती है। अक्सर आप ये लगा लो, इस टाइम पे कोई भी बच्चा जो है वो घर पे अकेला होता है। अकेला होने के कारण बच्चे अगल बगल अपने साथियों के साथ खेलने में मस्त होते हैं और गुलदार अक्सर इसी टाइम का उपयोग करते हुए बच्चों को अपना शिकार बनाता है। यदि हम इस समय को, इस प्राइम टाइम को, इस 6 बजे से 8 बजे के टाइम को किसी भी प्रकार उन बच्चों में ये आदत डाल दें कि वो इस समय का उपयोग अपने खेलने को न करके अपने स्कूली होमवर्क पे लगा दें, अब तो क्या होगा, उस टाइम पे बच्चा बाहर नहीं होगा। हो सकता है अंदर कहीं गर्मी का मौसम है तो वो अपने मकान की छत पे बैठ के भी अपना होमवर्क कर सकता है, पर मकान की छत ये हो कम से कम वो 12 फुट ऊंची हो। तो पर्वतीय क्षेत्र में तो ढलान वाली ज़मीन है, ढलान वाली ज़मीन पे हमने इस साइड से तो 12 फुट ऊंचा छत तो है, परंतु पीछे से कहीं ऐसा ना हो केवल 6 फुट हो, क्योंकि ज़मीन तो ढलान वाली है। तो यहाँ जब हम बनाएंगे तो ये वाली जगह नज़दीक हो जाएगी, तो कम से कम वो दोनों तरफ से 12 फुट ऊंची हो, तो उस तक, क्योंकि 12 फुट तक कोई भी गुलदार छलांग लगा सकता है और उस पे 12 फुट के बाद बच्चा सुरक्षित अपना होमवर्क कर सकता है। इस आदत को अभी से हम बच्चों में डालें और जीवन पर्यंत अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको चलाएं, तो क्या होगा कि हमारा बच्चा उस टाइम पे बाहर नहीं होगा। जब हमारा बच्चा बाहर नहीं होगा तो वो गुलदार उसको मार नहीं पाएगा। यदि उसको गुलदार नहीं मारेगा तो वो आदमखोर नहीं होगा, यदि वो आदमखोर नहीं होगा तो वो मारा नहीं जाएगा। यानी हमारी थोड़ी सावधानी से हम भी बचेंगे और गुलदार भी बच जाएगा। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि हम इस टाइम का इस प्रकार से उपयोग करें कि हम 6 बजे से 8 बजे बाहर न रहें, और जब माँ बाप घर पे आ जाएं तो उसके बाद वो उनके साथ उनको अकेले बाहर ना आने दे, तो बच्चा हमारा आराम से बच जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, कोई भी गुलदार, जो सामान्य गुलदार है चाहे वो आदमखोर है, उनका बस्ती पे आना एक स्वाभाविक व्यवहार है। सामान्य कोई भी गुलदार रात 10:30 बजे बस्ती पे आता है और लगभग 3 बजे वो फिर बस्ती छोड़ देता है, परंतु जो आदमखोर होगा वो बस्ती के नज़दीक ही छुपा रहता है, अतः वो लगभग 6
बजे, जाड़ों के 6 बजे और गर्मियों के मौसम पे लगभग 7:30 बजे बस्ती पे पहुंच जाता है और सुबह वो बस्ती को 6 बजे छोड़ता है। यानी उसके शिकार करने का जो दूसरा टाइम है वो फिर सुबह बस्ती पे है। यदि हम सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं, 4:30 बजे 5 बजे उठ रहे हैं और उस समय अंधेरा है, तो आप लगा लो आप पे गुलदार का हमला हो सकता है और बहुत दफ़े हुआ भी है। तो इन दोनों टाइमों को यदि हम किसी भी प्रकार से निकाल लें तो हम लोग आराम से बच सकते हैं। तीसरी बात, यदि हमको ये मालूम है कि ये हमारा गांव है और इस गांव के किस घर पे सबसे पहले गुलदार का हमला होगा, तो हम उस घर वालों को सतर्क कर सकते हैं या वो घर वाले सतर्क हो सकते हैं। दोस्तों, कभी भी गुलदार का हमला गांव के बीच में नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गुलदार को अपने शिकार को लेके भागना भी है, इसलिए वो कभी भी गांव के बीच में हमला नहीं करता है। गुलदार का जब भी किसी गांव पे हमला होगा तो सबसे पहले जो जंगल से आने वाला जो रास्ता होगा उस पे जो पहली मकान जो पड़ेगी, जो पहला घर पड़ेगा, उस पे सबसे ज़्यादा गुलदार का हमला होता है। यानी कोई रास्ता है जंगल से आ रहा और उस पे गाँव के किनारे जो फर्स्ट घर उस पे पड़ेगा तो सबसे पहले उस घर पे हमला होगा। तो जब हमें पता है कि हमारा घर जो है वो जंगल से आने वाले रास्ते पे है और फर्स्ट घर है, हमारे घर पे गुलदार या लेपर्ड हमला कर सकता है, तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे ना। 6 बजे से 8 बजे उनको बाहर नहीं रखेंगे। किस प्रकार की हमको सावधानी करनी है वो हम अपने घर पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा घर जो है वो सेंसिटिव जोन में है। तो इसलिए हमको अपने घर की सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेकंड में, गांव के किनारे वाले मकानों पे, भाई ये तो रास्ता है, एक के तो घर, ये ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद कोई छोटे रास्ते हैं जो बाज़ार से आ रहे हैं या किनारे से, मतलब गांव के जो किनारे वाली मकाने हैं उन पे गुलदार का हमला कभी भी हो सकता है। तो हमें ही पता है कि हमारा घर किनारे है और जो गुलदार का जो हमला होगा वो हमारे घर पे हो सकता है, तो हम लोग अपनी सावधानी को बढ़ा देंगे ना, तब कि हमारे यदि गुलदार हमला भी करे तो हमसे बच सकें। इस प्रकार के घर वाले कभी भी कोई भी कुत्ता जो है वो अकेले न पाले। इस प्रकार के घरों पे यदि कोई कुत्ता होगा और वो अकेला है, डबल में हमेशा गुलदार जो जोड़ीदार जो कुत्ते होते हैं, चाहे वो ज़्यादा ताकतवर भी ना हो, परंतु गुलदार ये सोचता है कि ये 2 है और यदि मैंने एक को पकड़ लिया तो दूसरे मेरे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए वो दोनों पे अटैक नहीं करता है। हाँ, जब गुलदार बहुत चालाक हो जाता है तो मैं अभी इसी में आप ऐसी रणनीति गुलदारों द्वारा की जाती है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, परंतु इस घर वाले किसी भी प्रकार से छोटे किस्म के कुत्ते बिल्कुल न पालें। उस कुत्ते के चक्कर में जो आदमखोर नहीं भी होगा वो कभी आदमखोर बन सकता है। भाई कुत्ता है, हमने पाल रखा और गुलदार आया और उसने कुत्ते को देखा, जंगल वाला फर्स्ट हमारा घर था, उस पे गुलदार बैठ गया और बैठेगा कब तक? 9 घंटे तक बैठ सकता है और वो इंतज़ार कर रहा है कुत्ते का। कुत्ता सपोज दैट नहीं बाहर नहीं निकला या बाहर उसके चुंगल में नहीं आया, तभी हमारा बच्चा वहाँ से गुजर रहा है, तो वो हमारे बच्चे को उठा लेगा। यानी आदमखोर तो वो था नहीं, परंतु अब आदमखोर बन गया है ना। तो हम उस घर वाले, किनारे के मकानों के घर वाले, जंगल से पहले रास्ते पे पड़ने वाले घर वाले इस प्रकार से सतर्क हो जाए कि कभी भी गुलदार का हमला हमारे घर पे हो सकता है। तीसरा, उन गांवों पे
गुलदार का हमला ज़्यादा देखा गया है जिन गांवों के नीचे जंगल और झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। इसका कारण मेन ये है कि गुलदार को एक तो छुपाव हो गया नीचे से आने के लिए, और दूसरा वो शिकार ले जाने के लिए उसको सरलता आ जाएगी, इसलिए उन गांवों पे भी गुलदार का हमला ज़्यादा देखा गया है। लेंटिना वाले एरियाओं पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि लेंटिना में अधिक छुपाव है, इसलिए लेंटिना वाले जो घर हैं उन घरों की सुरक्षा भी, जो किनारे वाले घर हैं उन घरों पे भी सबसे ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। आपको मैं टिहरी के जयगांव का एक केस बताऊं। वहाँ एक घर जो था वो गांव के किनारे बसा हुआ था और उसके लगभग चारों ओर लेंटिना थी। साफ सफाई के बाद भी एक बार उनका एक नाती था 6 साल का, उसको गुलदार उठा के ले गया और उसके बाद थोड़ा दिन शांति रही। वो गुलदार शायद मारा भी गया, परंतु ठीक 6 महीने बाद उन्हीं के दूसरे नाती को दूसरा गुलदार उठा के ले गया और उसके बाद उन लोगों ने वो घर छोड़ ही दिया और वो यहाँ से पलायन हो गए। तो आप ये लगा लो, उस घर पे जब उन्हें पता था कि हमारा घर एक सेंसिटिव जोन में है, तभी भी गुलदार इस पे हमला कर सकता है। एक बार बड़े नाती को जब ले गया था गुलदार, तो उसके बाद उनको इस प्रकार की सुरक्षा करनी थी, अपने लाइट बालते, उन बच्चों को बाहर नहीं आने देते तो बच सकते थे। परंतु पहाड़ों में और अक्सर सभी जगह ये देखा गया है कि 1 महीने तक आदमी प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा और हर प्रकार की सावधानियां बरतता है और फिर लगभग 1 महीने बाद उसको भूल जाता है। जब तक हम इन सावधानियों को जीवन पर्यंत अपने आदतों में, अपने व्यवहार में नहीं ढालेंगे तो गुलदार से हम लोग बच नहीं सकते हैं। गुलदार और मानव का जो संघर्ष होगा वो जीवन पर्यंत चलेगा। अब जब जो चीज़ पूरी लाइफ में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, क्यों ना उसमें इस प्रकार की सावधानियों को भी हम अपने व्यवहार में डालें। मैं तो सोचता था कि इस प्रकार के बचावों के तरीकों को स्कूल के पाठ्यक्रम में भी जोड़ देना चाहिए, तब कि बच्चा कम से कम वहाँ तो पढ़े कि किस प्रकार से हम लोग इससे बच सकते हैं। तो जब बच्चा पढ़ेगा, बच्चा जिंदा रहेगा, तभी तो वो आगे के लिए कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों, अगला जो सावधानी का है वो है जंगल में घास काटती हुई औरतें, खेतों में गुड़ाई करती हुई औरतें, या कहीं भी खेत बगीचों में कोई भी कार्य करते हुए, जैसे आजकल यूपी में खेतों में घास काटते हुए किसान किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक तो गुलदार का अटैक था तो घर पे था, एक बाहर के लिए है। पहाड़ों में गुलदार का है, नीचे टाइगर का भी हो सकता है और गुलदार का भी हो सकता है। वहाँ पे हम लोग हमेशा एक चीज़ को ध्यान दें, जब तक हमारे आंखें गुलदार की ओर होगी या लेपर्ड की ओर होगी तब तक वो अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो घात लगाकर हमेशा पीछे से हमला करता है। अतः वो सोच रहा है कि ये मुझे देख रहा है, तो तब तक वो हमला नहीं करेगा। आपने मेरी स्टोरी विश्व का पहला आदमखोर जो शिकारी की गोली से, पीछे चलाई हुई गोली से मारा गया था, उसमें भी देखा होगा आपने, मैंने उस अनुभव में आपको कहा था कि जब मैं गुलदार की ओर देख रहा था तो वो चुपचाप था, परंतु जब मैं उससे अपनी नज़रें हटा रहा था तो वो मेरी ओर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था। यानी जब तक हमारी नज़र उसकी ओर होगी तब तक वो हमला नहीं करेगा। तो हम एक तो अकेले बिल्कुल ना जाएं, और कम से कम 2 आदमी या 2 औरतें एक साथ हमेशा हो। उसमें से कोई 2 मिनट के लिए एक खड़ी हो जाए, या कोई किसान है वो
घास काट रहा है तो कम से कम दो हो, सिंगल जो होगा, सिंगल के लिए तो गुलदार या टाइगर कभी भी हमला कर लेगा, परंतु वो दो होंगे तो एक खड़े होकर चारों ओर देखता रहे और एक अपना वर्क करे। 2 मिनट बाद वो अपना वर्क करे और वो खड़ा हो जाए। उससे जैसे उत्तर प्रदेश में किसान लोग जो अपने गन्ने के खेतों के अगल बगल यदि घास काट रहे हैं तो वो भी सिंगल न रहे, और हो सके तो वे लोग मुखौटों का प्रयोग कर सकते हैं। मुखौटों के प्रयोग करने से गुलदार भ्रमित हो सकता है, और क्योंकि ये देखा गया है कि गुलदार हमेशा पीछे से अटैक करता है। यदि किसान ने पीछे मुखौटा पहना है तो कुछ हद तक वारदात कम हो सकती है। मेरा कहना तो ये है कि अक्सर जो भी किसान अपने खेत में या घास काटने के लिए या चारा काटने के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अकेले न जाएं। अकेले में कुछ भी भय हो सकता है, इसलिए दो यदि साथ साथ रहेंगे तो एक खड़े होके इधर उधर देखेगा, चाहे उसने मुखौटों का प्रयोग भी किया है, उससे क्या होगा, गुलदार भ्रमित हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है, यदि किसी प्रभावित क्षेत्र में हमको इमरजेंसी में कहीं जाना है बाहर, पहले तो ये है कि उस क्षेत्र में आप मूवमेंट रात को न करें, परंतु यदि हमें अति आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना है तो सबसे पहले अकेला आदमी न जाए। अब यदि और साथी उसके पास नहीं है और उसको अकेला जाना है तो वो लाइट और उसके साथ डंडे के स्थान पे भाले का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जब भी गुलदार अटैक करेगा तो आदमी डंडे से अधिक भाले से बच सकता है, और वो भी लगभग 6 फुट का। उससे गुलदार को अपने शरीर से लगभग 4 या 5 फुट दूर वो रख सकता है, और उसके वार से गुलदार भाग जाएगा। तो मेरे यही सिचुएशन है कि आप लोग इसमें गुलदार के लिए भाले का प्रयोग करना बहुत अति आवश्यक है। और अब मैं बाहर निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरे पास लाइट है वो हर 10 कदम पे चलने के बाद पीछे हमको लाइट मारनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलदार हमेशा पीछे से आक्रमण करता है। इसलिए यदि हम लाइट पीछे की ओर मारते हैं तो उससे क्या होगा, गुलदार यदि हमारा पीछा कर रहा होगा तो वो थिरक जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है। तीसरी बात, उसमें जो भी ऊंचे स्थान है उन स्थानों पे अति आवश्यक लाइट मारें। केवल लाइट रास्ते पे न मारे बल्कि चारों ओर देखें। यदि गुलदार आपके ऊपर बैठा हुआ है तो वो आपको दिख जाएगा, यानी उसकी आंखें रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और यदि वो सोचेगा कि इन्होंने मेरे पे लाइट मारी है तो वो समझ जाएगा इन्होंने मुझे देख लिया है। इसलिए सारे चारों ओर लाइट और हर 10 कदम के बाद पीछे लाइट मारना बहुत अति आवश्यक है। अब आपको कहीं पे बैठना है, आप चलते चलते थक रहे हैं, तो ऐसे स्थान पे बैठे जो ऊंचाई में हो, यानी सब जगह से वो ऊंचा हो, उस प्लेस पे आप बैठ सकते हैं, क्योंकि उस प्लेस पे गुलदार आप पे हमला करने के लिए गुलदार को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए उस स्थान पे आप सेफ है। यदि आप किसी झाड़ी वाले या नीचे वाले स्थान पे बैठते हैं तो गुलदार कहीं से भी आप पे आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि ऐसे स्थान का चयन करें जिसमें आप सुरक्षित बैठ सकते हैं।
और वो स्थान ऊंचा हो। गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने के कारण अक्सर लोग बाहर सोया करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि गर्मियों के मौसम में आप बाहर न सोएं। यदि आपको बाहर सोना ही है, तो वो लोग बाहर सो सकते हैं जिनकी छत ज़मीन से 12 फुट ऊँची हो। उसी पे आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा बाहर सोए हुए आदमी या मरा हुआ आदमी एक बराबर होता है, गुलदार कभी भी हमला कर सकता है। पहाड़ों में देखा गया है कि शाम के समय जब माँ अपनी गौशाला में गाय भैंसों को दूहने जाती है, तो उसके पास अपने छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चे को देखने वाला घर पे उस समय कोई है नहीं, तो वो उस बच्चे को लेके गौशाला चली जाती है। और गुलदार यदि गाय भैंस जंगल की ओर हैं, तो जंगल से जब वो गौशाला आएंगे तो गुलदार भी उनका पीछा करते करते गौशाला तक पहुंच जाता है। या गुलदार का जो अपना स्वाभाविक व्यवहार है, नेचुरल व्यवहार है, उस व्यवहार में गुलदार बस्ती की ओर आएगा। और यदि वो आदमखोर है तो वो गौशाले के नज़दीक भी चक्कर मारेगा। तो माँ जब गौशाला गई, गौशाला में वो अब गाय को दूहने के लिए तैयार है और उसने गाय को दूहने के लिए वो बैठी और बच्चे को ठीक दरवाजे पे वो बिठा देती है। अक्सर होता ही है, क्योंकि बच्चे को तो गाय के नीचे तो नहीं ले जा पाएगी, इसलिए बच्चे को अक्सर गौशाला के दरवाजे पे बिठा देती है। और मेरे इस अनुभव में जो मैंने इतने सालों से वो किया है, उसमें 5 घटनाएँ ऐसी हैं जहाँ गौशाले से बच्चों को उठा के गुलदार ले गया है। तो अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ या कोई भी महिला शाम के समय अपने बच्चों को गौशाला ना ले जाए। बशर्ते वो अपने बच्चे देखने वाले नहीं हैं, तो अपने बच्चे को कमरे में बंद कर सकती है घर पे, परंतु गौशाला पे ले जाने में हम उसकी जान से खेल रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि शाम के समय किसी भी प्रकार से बच्चों को गौशाला न ले जाए। मैं आपको एक वाकया थराली ब्लॉक जनपद चमोली का है। ये दूरस्थ गांव रतगांव का एक केस है। उनकी जो गाय भैंस थी वो जंगल गई हुई थी और जंगल से आने में उनको देर हो गई, लेट हो गई। और लेट होने के बाद वो 2 बहनें थी। दोनों बहनें गौशाला गई, क्योंकि गौशाला घरों से थोड़ा दूर होती है, इसलिए वो गौशाला में देखने गए कि हमारे गाय भैंस आए या नहीं आए। उन गाय भैंसों के साथ शायद इसलिए भी देर हुई कि गुलदार उनको रास्ते में शिकार बनाना चाहता था, परंतु वहाँ वो उनको शिकार नहीं बना पाया। और जब वो गाय भैंस गौशाला पे पहुँची तो दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के साथ-साथ गुलदार भी अंदर घुसा और उसने एक गाय को मार दिया। जब वो दोनों बेटियां अपनी गौशाला में गई और उन्होंने अंदर देखा कि हाँ, गाय भैंस आ गई है, परंतु उनको ये पता नहीं था कि यहाँ गुलदार भी अंदर है और उसने एक गाय को मार दिया है। तो गुलदार ने जो बेटी अंदर गई, तुरंत उसको शिकार बना दिया और उस पे जब झपटा तो उसकी गर्दन को उसने पकड़ा और उसकी मौत हो गई। जब वो बाहर निकला, या तो बड़ी बेटी ने उसको बचाने की कोशिश की या बड़ी बेटी बाहर में रही, और जब गुलदार बाहर निकला तो उसने तुरंत बाहर जो लड़की थी उस पे भी हमला कर दिया और उसको भी घसीटते हुए 50 मीटर दूर ले गया और दोनों बहनें मारी गई। तो वही है कि गुलदार गौशाले पे अधिक आता है अपने शिकार के चक्कर में, और ये घटनाएं तब भी हो सकती है क्योंकि उसने उस समय शिकार किया था, और शिकार करते समय यदि कोई गुलदार को डिस्टर्ब करे या उसको कोई छेड़े तो वो ज़्यादा आक्रोशित होता है। आपने मेरी जितने अनुभव हैं उन अनुभवों में, बहुत सारे अनुभवों में आपने देखा होगा कि जब कोई गुलदार किसी बकरे को या कुत्ते को शिकार बनाता है तो हम लोग उसको तुरंत छुड़ा देते हैं, और छुड़ाने के बाद जो वो तो किल तो हो गया, बकरा तो मार दिया, परंतु हम उस बकरे को उठा के
घर ले आते हैं। और उस समय वो गुलदार इतना आक्रोशित होता है कि वो उस समय जो राउंड जो मारेगा, क्योंकि हमेशा गुलदार अपने शिकार जो शिकार उससे छुड़ाया जाता है या कोई भी उसकी किल बॉडी है, उस बॉडी के अंतिम समय तक वो उसके साथ जाता है। जैसे कोई बकरी हम ले जा रहे हैं तो वो तुरंत उस बकरे का पीछा करेगा, या कोई बच्ची उसने घायल की है, यदि हम उस बच्ची को ले जा रहे हैं तो वो गाड़ी तक गुलदार उसका पीछा करता है कि कहीं ये इसको छोड़ तो नहीं देगा, रखेगा तो नहीं और इसका शिकार इसको मिल जाएगा। तो ये है, उस समय गुलदार बहुत आक्रोशित और एकदम गुस्से में होता है और वो कोई भी घटना कर सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक घटना पौड़ी की सुनाता हूँ। उस समय जो परीक्षा सत्र था या जो शिक्षा सत्र जो चलता था वो जुलाई का था, क्योंकि अब अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, उस समय जुलाई का था। जुलाई में बरसात के दिनों पे झाड़ी झंकार ज़्यादा थे और ये इस समय की घटना है जब स्कूलों में भी शौचालय नहीं थे, घरों में भी शौचालय नहीं थे। तो ये 2 बच्चियाँ थी, एक 4 साल की थी और एक लगभग 7 साल की। ये दोनों स्कूल गई हुई थी और स्कूल से क्योंकि 12 बजे उस समय छुट्टी हो जाती थी और छुट्टी होके ये अपने घर आ रही थी। घर आए तो इनकी माँ उस समय इन दोनों बेटियों को किताब लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। यानी पहाड़ों में कुछ छोटी-छोटी दुकानें होती हैं और वो भी दूर-दूर होती हैं। इसलिए माँ उनको किताब लेने मार्केट गई हुई थी। वो दोनों बेटियां घर पहुंची, घर में उन्होंने अपना बस्ता रखा और बस्ते रखने के बाद क्योंकि शौचालय घर पे नहीं था तो वहीं वो गांव अपने घर के जो थोड़ा दूर यानी कम से कम 50 मीटर जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों में वो शौच के लिए चले गई। उस समय शायद गर्मी के कारण कोई गुलदार वहाँ बैठा रहा और जब उसने देखा कि ये बच्चियाँ उसी के अगल-बगल शौच के लिए बैठी हुई हैं, तो उसने बड़ी बेटी पे हमला कर दिया। जब बड़ी बेटी पे हमला हुआ, तो छोटी ने देखा कि ये गुलदार मेरी दीदी पे झपट रहा है, तो उसने जो पत्थर थे, वो पत्थर उठाए हाथ से और उस गुलदार को पत्थर मार दिए। पत्थर मारने से गुलदार ने उस बेटी को छोड़ दिया और गुलदार भाग निकला और वो अपनी दीदी को लेके वापस आई। लगभग 10-12 मीटर वो उस बेटी को लेके आई, परंतु जो बड़ी बेटी थी उस पे गुलदार के द्वारा जो दांत और जो नाखून मारे गए थे उससे उस ब्लड निकलने के कारण उसको ज़्यादा वीकनेस होने लगी। उसने कहा कि भुल्ली ऐसा करो, तुम गांव जाओ और गांव से लोगों को बुला के ले आओ, तब वो मेरे को उठा के घर ले जाएंगे। तो वो छोटी अपनी दीदी को वहीं पर छोड़ के गांव आई। गांव में उसने आवाज़ लगाई कि दीदी को गुलदार ने घायल कर दिया है, आप उसको लेने आए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुलदार फिर आया और उस बड़ी बेटी को उठा के ले गया। यानी वो शिकार था और शिकार को गुलदार कभी नहीं छोड़ता है। यदि ये चीज़ हम उन बच्चों को मालूम होती कि गुलदार ऐसा करता है तो वो उसको छोड़ती नहीं, चाहे वो धीरे धीरे आती या वहीं पर से जोर जोर से आवाज़ लगा के गांव वालों को बुलाती तो वो बेटी बच सकती थी। परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उस बेटी को गुलदार उठा के ले गया है। इस घटना को देखकर मैं तो इतना गर्वित हो गया था, मैंने सोचा क्या हुआ होगा। तो ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, सावधानी है हमारे घरों की सैन सफाई और बिजली की व्यवस्था। हम बरसात के दिनों में कोई भी साग सब्जी, ककड़ी की बेल जो है बिल्कुल घर के नज़दीक बो देते हैं। यहाँ तक कि मक्का, हल्दी पूरे घर के अगल-बगल ही हमारे द्वारा बोई जाती है। जबकि हमको करना ये चाहिए कि कम से कम घर के चारों ओर 20 मीटर तक पूरा प्लेस खाली होना चाहिए, ताकि गुलदार को घात लगाने के लिए मौका न मिले। और जितने कोई हम
पेड़ लगा रहे हैं, जैसे माल्टा के हुए, संतरे के हुए, या कोई भी घर के नज़दीक जो हम पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ भी हम अपने घर से कम 20 मीटर दूर लगाएं। लाइट की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि घर के चारों ओर लाइट हो। रात को कोई भी जगह ऐसी ना हो कि जहां अंधेरा हो और गुलदार वहां से घात लगा सके। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रात के लिए बिजली की है। यदि हमारे पास चारों ओर बिजली होगी या लाइट होगी तो गुलदार एकदम हमारे नज़दीक नहीं आ पाएगा, और 20 मीटर की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। 20 मीटर दूर से गुलदार घात लगा के हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा ये सोचे कि कोई भी बेल है, कोई भी पेड़ है, उसको हम 20 मीटर दूर ही लगाएं, और 20 मीटर तक हम बिल्कुल एकदम अपने घर के चारों ओर खाली प्लेस रखें, और जिससे हमको ये पता चल सके कि यदि गुलदार आए भी तो वो हमको दिख जाए। जब किसी क्षेत्र पर गुलदार सक्रिय होता है और हमको रात को लघु शंका के लिए बाहर आना है, या बच्चों को बाहर आना है, हम बच्चे को लेके आ रहे हैं, या मैं आप स्वयं आ रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि लोग आने से पहले जोर जोर से आवाज़ या कोई चीज़ बजाते हैं, या हो हल्ला करते हैं, या कोई चीज़ जोर जोर से बजाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी आवाज़ सुनकर या इस चीज़ को बजाने के कारण जो है वो गुलदार जो है वो भाग जाएगा, परंतु होता ठीक इसके उल्टा है। गुलदार आदमखोर है। यदि वो आदमी की आवाज़ से और उसके द्वारा किए गए डम-डम के कारण यदि भागने लग जाए तो वो आदमी का शिकार कैसे करेगा। इसलिए कभी भी जब बाहर आए तो आप चुपचाप आए। यदि गुलदार घर के अगल बगल या गांव में भी है तो उसको ये पता न चले कि ये आदमी बाहर आ गया है। जब गुलदार बहुत चालाक और बहुत चतुर होता है और उसका ध्यान वो किसी गांव पे बैठा हुआ है, तो गांव में यदि कोई भी आदमी बाहर आ रहा है, यदि उसकी कुंडी या उसकी जो चटकनी है, चटकनी खोलने की आवाज़ को भी गुलदार रीड कर लेता है और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। हम तो हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करके बाहर आने का मतलब ये है कि हम तो उस गुलदार को बुला रहे हैं, उस लेपर्ड को बुला रहे हैं कि आ भैया तू इधर आ जा, मैं बाहर आ रहा हूँ। तो ये ठीक उल्टा है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, यदि आपको रात को बाहर आना है तो आप साइलेंट आएँ, किसी प्रकार का मूवमेंट आवाज़ न करें, और जिससे गुलदार को ये पता न चले कि ये आदमी बाहर लघु शंका के लिए आया है। और यदि हम आवाज़ करेंगे तो गुलदार जहाँ भी होगा वहाँ से तुरंत आपके पास वो पहुँच जाएगा। लैंटीना वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा घटनाएँ होती हैं, क्योंकि लैंटीना के अंदर गुलदार को छुपाव ज़्यादा मिलता है। और मैंने एक चीज़ और इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि लैंटीना वाले क्षेत्र में जो जानवर या जो वन्यजीव पाए जाते हैं उनके मांस में खट्टापन ज़्यादा है, यानी उनके मांस में अम्लीय मात्रा ज़्यादा है, जिसका भोजन करने से गुलदार की आंत और दांतों में डिफेक्टेड हो जाता है, जो वो खराब हो जाते हैं। या हम लगातार नींबू खा रहे हैं तो हमारे दांत खट्टे हो जाएंगे, तो हम उसको नींबू खाने का हम पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे अपने टेस्ट बदलने के लिए भी गुलदार अधिकतर मानवों का शिकार करते हैं, इसलिए वहाँ पे घटनाएं ज़्यादा होती है। उस क्षेत्र के लिए सबसे, आपका खेत है, आपका घर है, आप किसी भी प्रकार से उस लैंटीना को उस अपने खेत से, अपने घर से 20 मीटर तक चारों ओर उसको साफ कर लें। खेतों में बिल्कुल अकेले न जाएं, जिस प्रकार मैंने कहा कि 2 आदमी आप वहाँ जाएं। जो 20 मीटर तक हमारे पास खेत के किनारे से खुला होगा तो क्या होगा, गुलदार को या लेपर्ड को घात लगाने का मौका नहीं मिलेगा और हम उसमें बच सकते हैं। तो लैंटीना प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ देखा गया है कि लोग घरों के नज़दीक में जो लैंटीना होती है उसको वो उखाड़ते भी नहीं हैं, और जबकि हम तो कह रहे हैं कि 20 मीटर तक उसको क्लियर होना चाहिए। यदि हमें ज़िंदा रहना है, यदि हमको इस गुलदार के साथ साथ रहना है, सीखना है,
तो हमको इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी, उस एंटीना को साफ करना पड़ेगा, तभी जाके हम सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने आदमखोर रुद्रप्रयाग 2019 में आपको बताया था कि जो कानपुर से कुछ इस प्रकार के गैजेट वन विभाग और डीएम साहब ने मंगाए थे, जो रात को रास्तों पे जब लगे हुए थे तो कोई भी चीज़ वहाँ मूवमेंट करती थी तो वो एक लाइट के साथ और ज़ोर ज़ोर से सायरन की आवाज़ें करता था। आजकल जिन जगह लकड़ बग्घे का या वारदात जो घर पे आ रहा है, केवल ये घर के लिए है। यदि कोई जैसे लपट घर से अटैक करता है, या मैं देख रहा था लकड़ बग्घे बच्चों को घर से उठा के ले जा रहा है, यदि रात को उस एरिया वाले लोग वन विभाग से रिक्वेस्ट करें कि वे इस प्रकार के जो गैजेट जो कानपुर डीआईडी द्वारा बनाए गए हैं, उन गैजेटों को मंगवाएं और उन गैजेटों को गाँव के मेन रास्तों पे उसको लगा दें, क्योंकि कोई भी आदमखोर जो है वो कभी भी बिना रास्ते के नहीं चलता है, हमेशा वो रास्ते पे ही चलता है। अतः यदि वो रास्ते पे चलेगा तो वो गैजेट जब वहाँ लगा रहेगा तो उसके आने पे वो क्या करेगा, तुरंत उस पे जो सेंसर लगा हुआ है उस सेंसर के द्वारा वो उसके मूवमेंट को नोट कर लेता है और जोर जोर से सायरन के साथ लाइट बालता है। तो उससे गांव वाले सतर्क हो जाएंगे कि कोई चीज़ हमारे गांव में घुस गई है। तो इस प्रकार के गैजेटों को लगाने के लिए वन विभाग और प्रशासन से रिक्वेस्ट करें कि वे अप हर गांव में दो दो चार चार इस प्रकार के गैजेट लगवा दें, जिससे कि कोई भी यदि लकड़बग्घा गांव में घुस रहा है तो वो सायरन की आवाज़ सुनकर पहले तो भाग जाएगा, नहीं तो हमें तो पता चल ही जाएगा कि ये यहाँ घुस रहा है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि वे इस गैजेट को, क्योंकि सामान्य आदमी तो इसको खरीद नहीं पाएगा, गाँव में इसको सरकारी खर्चे से विभाग द्वारा ही लगाया जा सकता है। इस पे वो ज़रूर अमल करें, ताकि कोई भी लकड़बग्घा रात को यदि बस्ती पे घुस रहेगा तो ये पहले ही उसे बता देगा कि यहाँ कोई जानवर, क्योंकि ये केवल कोई भी मूवमेंट, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो सूअर हो, कोई भी चीज़ यदि इस पे मूवमेंट करेगी तो ये सायरन बजाना शुरू कर देगा। और केवल ये शाम अंधेरे होने के बाद स्टार्ट होता है और सुबह तक। और इस पे जो सौर ऊर्जा प्लेट है, सौर ऊर्जा प्लेट से इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो इस प्रकार के गैजेटों को लगाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के यदि ये गैजेट लग जाएंगे तो मेरे को आशा है कि गाँव में यदि लकड़बग्घा घुसेगा तो उसका पता एकदम लोगों को चल जाएगा, क्योंकि इसकी सायरन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पग चिन्हों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी पग चिन्ह है, उस पग चिन्ह को यदि हम देख रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि ये कुत्ते का है, या ये लेपर्ड का है, या ये टाइगर का है। तो मैं आपको पग चिन्हों के बारे में बता दूं। पग चिन्ह यदि लंबाई और चौड़ाई में बराबर है तो वो मेल का है, और यदि वो लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम है तो वो फीमेल का है। इनके आगे यदि कभी भी नाखून की टिप्स आपको दिखाई देती है तो वो पग चिन्ह किसी कुत्ते, सियार इनका हो सकता है, परंतु लेपर्ड और टाइगर का नहीं होगा। यदि हमको कोई पग चिन्ह कहीं पे दिखाई देता है और यदि हम उसकी स्केल के द्वारा उसकी लंबाई चौड़ाई नापें, तो यदि 7 सेंटीमीटर तक गुलदार का पग चिन्ह हो सकता है लंबाई में, चौड़ाई में, लंबाई में आप जैसे भी लगाएं, 7 सेंटीमीटर तक किसी बड़े गुलदार का पग चिन्ह हो सकता है। और 7 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी पग चिन्ह होगा, वो पग चिन्ह चाहे 7 सेंटीमीटर से ऊपर निकल रहा है तो आप उसे सीधे टाइगर का समझ सकते हैं कि ये टाइगर का पग चिन्ह है। तो पग चिन्हों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फ़ोटो के ज़रिए या रेखा चित्र के ज़रिए आपको इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शायद मेन जितनी सावधानियाँ थी वो हमारे द्वारा आप लोगों को बता दी गई है।
इसका उपयोग आप लोग ज़रूर करें और इस वीडियो को यदि कोई प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र में शेयर करना न भूलें। दोस्तों, ये सावधानियाँ, ये अनुभव, ये बचाव के तरीके आपको कैसे लगे? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और प्रभावित क्षेत्र में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही रोमांचकारी अनुभवों के साथ। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।